प्रातःकाल, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कॉमरेड ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कशन किए थे, जिसमें डिफिनीशन बताया गया था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक हम पिन कर देंगे, वहां से आप जाकर पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देखिए, ठीक है, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने डिफिनीशन डिस्कशन कर लिए थे। आज हम सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब आप सोचेंगे कि क्या बकवास किए जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको समझना होगा कि सिविल ब्रांच के थर्ड सेमेस्टर के स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स सब्जेक्ट का हम डिस्कशन करेंगे आज। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करिए, और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, ना पसंद आया तो डिसलाइक करिए, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो में नाच गाना नहीं होने वाला है, तो प्लीज उठकर बैठिए आराम से और इस वीडियो को देखिए ध्यान से, ठीक है। और लिखने का प्रयास मत कीजिए, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। हमारा मोटो यही है कि रटना नहीं, समझना है, ठीक है। तो इस वीडियो में आप समझिए, और उसके बाद लिखने वाली बात आएगी तो हम टेलीग्राम चैनल पे अपने कॉमरेड ट्यूटोरियल के टेलीग्राम चैनल पर हम पीडीएफ सेंड कर देंगे नोट्स का, आप वहां से जाकर लिख लीजिएगा, ठीक है। आप इस वीडियो में आप सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए, समझ लेंगे, इसमें रहेगा तो हर जगह काम देगा, ठीक है। और हाँ, इस प्रकार से पढ़ना समझना है कि हम मतलब इस प्रकार से समझना है कि आपको सोचना है कि हम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़िए, और हमेशा अपने मन में यही टारगेट रखिए, आपको हमेशा यही सोचना है कि हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसका यूज कहाँ कर सकते हैं, अपने लेवल से, मतलब अपने विचारों से हम उसका यूज कहाँ कर सकते हैं। कहीं लिखा गया है बुक में कि इस चीज का यूज हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ करेंगे वहां करेंगे, तो ठीक है, वो बात सही है कि वहां कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने तरीके से नए लेवल पे क्रिएटिव माइंड से आपको सोचना है कि हम इसका यूज अपने लेवल से कहाँ कर सकते हैं, अपने तरीके से कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको पढ़ना है, समझना। लाइफ में हर चीज जो आप पढ़ रहे हैं यही नियम फॉलो करिए, गाइज, आप सक्सेस रहेंगे, ठीक है। सक्सेस का मतलब नौकरी नहीं होता, ठीक है। नौकरी प्राप्त करना ही सक्सेस नहीं है, ठीक है। तो अब देखिएगा, इस प्रकार से पढ़िए कि उसका यूज आप करिए, अशिक्षित लोगों को शिक्षित करिए, मोटिवेट करिए, यही सफलता है, ठीक है। तो अब देखिएगा, साधारण प्रतिबल एवं विकृति, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चैप्टर का नाम है, सेकेंड चैप्टर है, ठीक है। और हम जो भी पढ़ाएंगे न्यूज सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। डिस्कशन करेंगे, जो भी हम डिस्कशन करेंगे न्यूज सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, आप बुक उठाकर देख लीजिए दोस्तों, पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एकदम सिंपल वे में हम समझाने का प्रयास करेंगे, आप समझिए, वीडियो में बने रहिए, अंत तक बने रहिए, ठीक है। और भी जो भी वीडियो इस चैनल पर आएंगे उसको आप देखिए, समझिए, ठीक है। हम बेसिक से एकदम समझाएंगे और सिंपल वे में, ज्यादा वो तामझाम या फिर किताबी भाषा में नहीं, ठीक है। नहीं तो आप उठा के देख लीजिए, आपको खुद समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है लोड, भार क्या होता है, ठीक है, इसका डिस्कशन हम करेंगे। डिफिनीशन क्या हम बोल सकते हैं, भार क्या है। तो डिफिनीशन यह बोलेंगे कि किसी संरचनात्मक अवयव पर, मतलब किसी स्ट्रक्चरल फ्रेम पर लगने वाला बल को हम भार कहते हैं। सिंपल वे में समझिए दोस्तों, मतलब बोलचाल भाषा में, कि भार क्या है। मतलब कि अभी कोई जा रहा है, उसके सर पे 5 किलो का बोझ रख दिए, ठीक है, 5 किलो का भार रख दिए, तो क्या बोले, तो अब भार क्या है, मतलब उसको वजन लग रहा है या फिर वो लेके जा रहा है, तो क्या है, तो 5 किलो का वही बल लग रहा है, 5 केजी का बल लग रहा है, उसी को भार कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, क्या किसी स्ट्रक्चरल फ्रेम पर लगने वाले बल को भार कहते हैं, ठीक है। यह क्लियर हुआ, ठीक है, टॉपिक। आई होप कि यह क्लियर हुआ लोड। अब देखिएगा, डेड लोड, देखिए भार विभिन्न टाइप के होते हैं, ठीक है, जनरली 2 टाइप के, ठीक है। और भी भार देखिए हमने लिखा है, अच्छी भार, अनुप्रस्थ भार, उत्केंद्रित भार, इसको भी हम डिस्कशन करेंगे इस फिगर के माध्यम से। ये भी फिगर है, देखिए। तो अब देखिएगा, पहला हम समझेंगे भार क्या है। 2 टाइप के हैं, लाइव लोड और डेड लोड, मतलब अचल भार, अचल भार, ठीक है।
अब देखेंगे पहला है अचल भार, डेड लोड किसे कहते हैं। अब इस फिगर के माध्यम से हम समझते हैं क्या कि मान लीजिए यह बीम हुआ, ठीक है, यह बीम है और इस देखिए यह कॉलम है, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसको हम पूरे को क्या कहेंगे, पूरे को हम कहेंगे किसी संरचनात्मक अवयव, ठीक है, यही एक संरचनात्मक अवयव है, इसी पूरे को हम संरचनात्मक अवयव कहेंगे। अब देखिएगा इस पर W भार लग रहा है, ठीक है। अब जिस रेखा के अकॉर्डिंग यह लोड लग रहा है इस बीम पर, उसी को हम क्रिया रेखा कह रहे हैं, ठीक है। और जिस पॉइंट पर लग रहा है उसे क्रिया बिंदु कहते हैं, एक्शन पॉइंट, ठीक है। एक्शन लाइन, लाइन ऑफ एक्शन, उसके बाद एक्शन लाइन, सॉरी एक्शन पॉइंट, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अचल भार का डिफिनीशन समझिएगा। अचल भार क्या है कि वह भार जिसका मैग्नीट्यूड तथा क्रिया रेखा बिंदु संरचनात्मक अवयव के किसी बिंदु पर स्थिर हो उसे अचल भार कहते हैं। अब समझिएगा क्या कि वह भार जिसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब यही W, ठीक है, W को ही मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण कहते हैं। अब देखिएगा परिमाण और बात कर रहा है क्रिया रेखा बिंदु, ठीक है। अब इसी पॉइंट अगर फिक्स है तो इसी डेड लोड कहते हैं। अब एग्जांपल के थ्रू समझिएगा क्या कि मान लीजिए छत है, सीलिंग फैन लगा है, ठीक है, वो अगर से स्थिर है, अपने ऊपर देखिए छत पे पंखा लगा है, तो वो देखिए किसी पॉइंट पे स्थिर है, ठीक है, तो वो कहीं हिल डुल नहीं रहा है, मतलब इधर उधर नहीं हो रहा है, तो उसी को कहते हैं डेड लोड। मतलब जो उसका भार लग रहा है, जो बल लग रहा है उस पंखे के कारण, उसी को हम डेड लोड कहेंगे, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू आप समझेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट है लाइव लोड। चल भार क्या है, वही चीज कि वह भार जिसका मैग्नीट्यूड तथा लाइन ऑफ एक्शन क्रिया रेखा बिंदु किसी भी पॉइंट पे बदलते रहते हैं, मतलब स्थिर ना हो, किसी पॉइंट पे स्थिर ना हो, उसे ही चल भार कहते हैं। चल मतलब चल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं चल भार क्या होता है, ठीक है। अब देखिएगा एक आता भार अच्छी भार, उत्केंद्रित भार, ठीक है। अब देखिए एक फिगर में हमने बनाया है, क्यूबिक फिगर है, घन है, ठीक है। तो अब देखिएगा इसके अक्ष, इसको मान लीजिए बीच में हम दो पार्ट कर देते हैं, आधा आधा, ठीक है। अब देखिए हमने दो पार्ट कर दिया। अब देखिएगा इसके सेंटर से जो अक्ष जा रहा है उसे अनुदैर्घ्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। लंबवत है तो अनुदैर्घ्य अक्ष, और परपेंडिकुलर है, सॉरी हॉरिजॉन्टल है तो अनुप्रस्थ अक्ष, ठीक है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दो अक्ष हुए। अब देखिएगा, अब इसको समझिएगा अच्छी भार क्या है, ठीक है। तो अब समझिएगा इसके डिफिनीशन इस फिगर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अच्छी भार किसे कहेंगे ना। तो अब समझिएगा, देखिएगा अच्छी भार, देखिएगा अच्छी भार क्या है, तो वह भार जो अनुदैर्घ्य अक्ष पर कार्य कर रहा हो उसे ही अच्छी भार कहते हैं। देखिएगा ये अच्छी भार F2 है, मान लीजिए हमने माना कि F2 फोर्स काम कर रहा है। अब देखिएगा यह अनुदैर्घ्य अक्ष के, सॉरी अनुदैर्घ्य अक्ष पर कार्य कर रहा है तो अच्छी भार कहेंगे, ठीक है। अब देखिएगा अनुप्रस्थ भार क्या है, तो अनुप्रस्थ भार समझिएगा कि अनुदैर्घ्य अक्ष के लंबवत। अब देखिएगा यह अनुदैर्घ्य अक्ष है, ठीक है। अब इसके लंबवत क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल तो लंबवत, ठीक है। तो अनुदैर्घ्य अक्ष के लंबवत अनुप्रस्थ अक्ष पर कार्य करने वाले भार को अनुप्रस्थ भार कहते हैं, ठीक है। फिर समझिएगा क्या कि यह देखिए अनुदैर्घ्य अक्ष हुआ, समझिएगा इस प्रकार से, अरे भाई कि मान लीजिए कोई क्यूबिक है, ठीक है, उसके सेंटर लाइन से अगर हम उसको काट दे रहे हैं, सेंटर काल्पनिक रेखा खींच रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, अनुदैर्घ्य, सॉरी कौन सा अक्ष कहेंगे, तो अनुदैर्घ्य अक्ष कहेंगे, क्योंकि उसके लंबवत काट रहे हैं, ठीक है। अनुदैर्घ्य मतलब लंबवत, ठीक है। और देखिएगा अगर से हम हॉरिजॉन्टल काट रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल एक काल्पनिक लाइन खींच रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ अक्ष, ठीक है। अब देखिएगा हम समझे क्या अनुप्रस्थ भार किसे कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए F1 एक फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, तो अनुप्रस्थ भार का डिफिनीशन हम क्या देंगे
कि अनुदैर्घ्य अक्ष के लंबवत अनुप्रस्थ अक्ष पर कार्य करने वाले भार को अनुप्रस्थ भार कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा उत्केंद्रित भार किसे कहते हैं। अब इसी फिगर के माध्यम से आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं क्या कि वह भार जो, अब देखिए यह रेखा क्या, इस रेखा किस नाम से जान रहे हैं, अनुदैर्घ्य अक्ष। ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे आप कि वह भार जो अनुदैर्घ्य अक्ष के समांतर काम करे लेकिन इससे हटकर, मतलब अनुदैर्घ्य अक्ष से हटकर अनुदैर्घ्य अक्ष के समांतर, मतलब इस प्रकार समझिएगा कि मान लीजिए कोई क्यूबिक है, यह अनुदैर्घ्य अक्ष है। ठीक है, अनुदैर्घ्य अक्ष पर काम नहीं कर रहा है, अनुदैर्घ्य अक्ष के समांतर ही काम कर रहा है, ऐसे ही काम कर रहा है, लेकिन इस अनुदैर्घ्य अक्ष से हटकर काम कर रहा है। इस प्रकार से समझिएगा, मान लीजिए कोई ये आकृति है, यह अनुदैर्घ्य अक्ष हुआ, तो अनुदैर्घ्य अक्ष से हटकर कुछ यहाँ कार्य कर रहा है और इसके समांतर ही काम कर रहा है। ठीक है, तो अब उसको क्या कहेंगे, उत्केंद्रित भार। ठीक है, उत्केंद्रित भार क्या कि वह भार जो अनुदैर्घ्य अक्ष के समांतर तथा अनुदैर्घ्य अक्ष से हटकर कार्य करे उसे उत्केंद्रित भार कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है तनन भार, संपीड़न भार, कर्तन भार। ठीक है, ये तीन भार देख लेते हैं। अब देखिए तनन भार क्या है, देखिएगा कि किसी संरचनात्मक अवयव पर कार्यरत खींचने वाला बल, मतलब एक फिगर समझिएगा कि यह कोई आकृति है। अब देखिएगा टी फोर्स से, अब देखिए टी फोर्स से खींच रहा है, अगर खींच रहे हैं दोनों साइड, तनाव भार, तनन भार। ठीक है, और देखिएगा अगर से दबा रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसको, संपीड़न भार। ठीक है, तो किसी संरचनात्मक अवयव पर खींचने वाले बल को तनन भार और दबाने वाले बल को संपीड़न भार। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। अब देखिएगा कर्तन भार। अब देखिएगा कर्तन भार क्या है, किसी संरचनात्मक अवयव पर, डिफिनीशन आप समझेंगे, पहले इस फिगर समझिएगा, इसके बाद डिफिनीशन आपको समझाते हैं कि कर्तन भार किसे कहते हैं। तो ये देखिए मान लीजिए कोई संरचनात्मक अवयव है, मान लीजिए कोई बीम है। ठीक है, दो बीम है, अब देखिएगा कट रहा है, यहां से देखिए कुछ इस प्रकार से, ये देखिए कट रहा है, मतलब क्या, टूट रहा है हल्का सा, मतलब ये देखिए ऐसे था और कुछ ये ऐसे हो गया है। ठीक है, हल्का सा चढ़ गया, मतलब कट रहा है। तो नाम से ही क्लियर है कि कर्तन मतलब काटने वाला। ठीक है, अब देखिएगा डिफिनीशन क्या, आप इसको बोलेंगे डिफिनीशन क्या लिखेंगे आप इसके बारे में, किसी संरचनात्मक अवयव पर कार्यरत वह बल जिसकी प्रवृत्ति उस अवयव को दो भागों में काटने की हो उसे ही कर्तन भार कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिबल। ठीक है, प्रतिबल का डिफिनीशन देखेंगे हम, प्रतिबल किसे कहते हैं। तो जनरली भाषा में आप समझिए प्रतिबल क्या है। प्रतिबल मतलब स्ट्रेस, मतलब किसी चीज पर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई गेंदा है, ठीक है, अब गेंदे को आप दबाइए, तो दबाने पे आपको बल लगाना पड़ रहा है। ठीक है, आखिर क्यों ना, आखिर क्यों बल लगाना पड़ रहा है, मतलब आपको क्यों मेहनत करना पड़ रहा है दबाने के लिए। तो वही चीज को आप समझिएगा, को रिलेट करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि स्ट्रेस क्या है। तो डिफिनीशन मान लीजिए कोई आकृति है, ठीक है, टेंशन फोर्स टी काम कर रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, अब इसकी प्रवृत्ति क्या हो रही है, मतलब कि दोनों तरफ अपोजिट साइड में टेंशन फोर्स कार्य कर रहे हैं। तो अब देखिएगा इसकी प्रवृत्ति एक समय ऐसी आ रही है कि यह धीरे धीरे अलग हो रहा है। ठीक है, तो अब डिफिनीशन आप क्या समझेंगे इसका, प्रतिबल किसे कहते हैं। तो किसी संरचनात्मक अवयव पर फोर्स लगाने पर उसके आंतरिक अवयव में एक विरोधी बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा विरोधी बल उत्पन्न हो रहा है, अब उसका विरोधी बल उत्पन्न जो हो रहा है वही बल प्रतिबल कहलाता है। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिबल तीव्रता। ठीक है, अब देखिएगा प्रतिबल तीव्रता, इसका डिफिनीशन क्या है कि किसी अवयव पर
किसी अवयव में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रतिबल को प्रतिबल तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसे टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। देखिएगा, इसे टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। अब हमने क्या बताया कि प्रति इकाई क्षेत्रफल मतलब एकांक क्षेत्रफल पर, जहां ए क्या है, क्षेत्रफल है, एरिया। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रतिबल को हम प्रतिबल तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेस, प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं। देखिएगा, पहला है देखिएगा तनन और संपीड़न प्रतिबल। अब इसका डिफिनीशन क्या आप बोलेंगे कि तनाव भार के कारण उत्पन्न प्रतिबल तनन प्रतिबल। ठीक है, अब देखिएगा संपीड़न प्रतिबल किसे कहते हैं, तो संपीड़न भार के कारण उत्पन्न प्रतिबल संपीड़न प्रतिबल। ठीक है, और देखिएगा अगला टॉपिक है कर्तन प्रतिबल, शियर स्ट्रेस। उसके बाद है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। तो अब देखिएगा इसका डिफिनीशन क्या समझेंगे आप कि कर्तन प्रतिबल किसे कहते हैं। तो अब हमने अभी डिस्कशन किया था कर्तन भार, तो वही चीज उसी से कोरिलेट करके आपको डिफिनीशन बोलना है कि कर्तन भार के कारण उत्पन्न प्रतिबल कर्तन प्रतिबल। ठीक है, और देखिएगा डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस किसे कहते हैं, डायरेक्ट प्रतिबल और बेंडिंग प्रतिबल किसे कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट देखिएगा किसी संरचनात्मक अवयव पर सीधे भार के कारण उसमें उत्पन्न प्रतिबल डायरेक्ट प्रतिबल मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, और उसके बाद किसी विक्षेपित अवस्था में, मतलब कोई बीम है, मान लीजिए कोई बीम है, ठीक है, यह विक्षेपित हो जा रही है। ठीक है, लाइक कुछ इस प्रकार, मान लीजिए कोई बीम है, अब कुछ इस प्रकार विक्षेपित हो रही है, तो वही कह रहे हैं कि किसी पदार्थ पर बार भार आरोपित करने पर वह विक्षेपित हो जा रहा है। ठीक है, विक्षेपित होने पर उसमें उत्पन्न प्रतिबल को हम बेंडिंग प्रतिबल कहते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा अगला टॉपिक है विरूपण, डिफॉर्मेशन क्या होता है। अब देखिएगा मान लीजिए कोई आकृति है, ठीक है, कोई शेप की आकृति आपने लिया है, ठीक है, किसी शेप का। अब उसमें आप फोर्स लगा दिए या फिर गिरा दिए या किसी प्रकार से आप उसकी आकृति में परिवर्तन कर दिए किसी भी वजह से। ठीक है, तो आप उसी से कोरिलेट करके समझिएगा इसी एग्जांपल के थ्रू, किसी भी संरचनात्मक अवयव पर बाह्य भार आरोपित करने पर उसकी आकृति में जो परिवर्तन हो रहा है उसे ही हम विरूपण कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा विरूपण के बाद टॉपिक आता है विकृति। ठीक है, विकृति किसे कहेंगे, स्ट्रेन ना। ठीक है, स्ट्रेन किसे कहेंगे, तो स्ट्रेन का डिफिनीशन यह है कि अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है विकृति। तो विकृति का समझिएगा, विकृति क्या होता है, इस फिगर के माध्यम से आप समझिएगा कि मान लीजिए किसी आकृति का कोई संरचनात्मक अवयव है। ठीक है, अब देखिएगा स्ट्रक्चरल फ्रेम है, अब उस पर टी फोर्स काम कर रहा है अपोजिट साइड में, इस साइड। ठीक है, अब देखिएगा मान लीजिए वह यह लंबाई का है, ठीक है, और टी फोर्स काम करने के बाद अब देखिए मान लीजिए यह लंबाई का और डी चौड़ाई का। ठीक है, अब टी फोर्स काम करने के बाद उसकी आकृति क्या होती है, मान लीजिए कुछ लाइक ऐसा हो गया और पतला हो गया, मतलब इस प्रकार समझिएगा, इतना बड़ा था और टेंशन फोर्स काम किया अपोजिट साइड में, तो कुछ ऐसे होगा। ठीक है, लंबाई में परिवर्तन हुआ, उसके बाद जो चौड़ाई था, चौड़ाई कुछ पतला हो गया, मतलब डी था और डेल्टा डी में डिफरेंस आया, मतलब हमें नहीं पता कितना है। ठीक है, लेकिन डेल्टा डी का डिफरेंस आया है और लंबाई में जो डिफरेंस आया है वह डेल्टा एल का है। ठीक है, तो अब डिफिनीशन क्या आप बोलेंगे कि किसी संरचनात्मक अवयव पर बाह्य बल आरोपित करने पर उसकी आकृति में हुई परिवर्तन की माप को ही हम विकृति कहते हैं। ठीक है, विकृति किसे कहते हैं, तो या फिर एक डिफिनीशन यह लिख सकते हैं क्या कि इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है
इज इक्वल टू माप में परिवर्तन बटे प्रारंभिक माप। ठीक है, तो माप में परिवर्तन मतलब कि कितना माप में परिवर्तन हो रहा है और प्रारंभिक माप क्या है, उसी के अनुपात को हम विकृति कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप विकृति समझ गए। और अब देखिएगा टाइप ऑफ स्ट्रेन, विकृति कितने प्रकार के होते हैं, इसी फिगर के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि पहला टॉपिक है पहला है जो टाइप है स्ट्रेन का, वह है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, अनुदैर्घ्य विकृति। तो अनुदैर्घ्य विकृति का डिफिनेशन क्या है, कैसे समझेंगे। अब देखिएगा हमने क्या बताया, मान लीजिए कोई आकृति है किसी शेप का। अब देखिएगा मान लीजिए कोई इस शेप का आकृति है। अब इसको अनुदैर्घ्य मतलब क्या समझेंगे आप, इस प्रकार समझिएगा कि इसकी लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है और जो प्रारंभिक लंबाई है उसी के अनुपात को हम अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। मतलब देखिएगा यहाँ पे प्रारंभिक लंबाई L था और जो विकृति उत्पन्न हुई वह डेल्टा L की हुआ। ठीक है, तो अब इसी को क्या कहेंगे हम, ई एल से डिनोट करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को। तो अब देखिएगा डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आप क्या समझेंगे कि अनुदैर्घ्य विकृति क्या होती है। तो अब देखिएगा कि उसके लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई, मतलब कि सीधे अच्छी भार के कारण लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं। अब देखिएगा हमने क्या डिफिनेशन में बोला, सीधे अच्छी भार के कारण। तो अब देखिएगा यह अक्ष है ना, तो अच्छी भार लग रहा है, तो अच्छी भार के कारण क्या हो रहा है, लंबाई में परिवर्तन कितना हो रहा है, डेल्टा एल का, और प्रारंभिक लंबाई कितना है, यल। इसी को हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एकदम सिंपल है यार, क्या कंफ्यूजन होने वाली कोई बात ही नहीं। समझिएगा क्या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब अनुदैर्घ्य स्ट्रेन मतलब विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति क्या है, तो सीधे अच्छी भार के कारण उत्पन्न लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। सीधे सिंपल एकदम। ठीक है, और इसे ईएल से डिनोट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, दूसरा जो टाइप है स्ट्रेन का, वो है लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन, तो लेटरल मतलब पार्श्व होता है, पार्श्व विकृति किसे कहते हैं। तो अब देखिएगा पार्श्व विकृति, इस फिगर के माध्यम से आप समझिएगा पार्श्व विकृति क्या है। तो अब देखिएगा जो हम फोर्स लगा रहे हैं वह क्या है, अनुदैर्घ्य है। ठीक है, मतलब इस प्रकार से अनुदैर्घ्य मतलब यह आकृति है, इसके अनुदैर्घ्य अक्ष पर कार्य कर रहा है फोर्स। ठीक है, तो अब देखिए अपोजिट साइड फोर्स काम कर रहा है, तो इसी से आप पार्श्व विकृति समझेंगे क्या, कि अनुदैर्घ्य अक्ष के लंबवत, अनुदैर्घ्य अक्ष है, ठीक है, यही अनुदैर्घ्य अक्ष है, अनुदैर्घ्य अक्ष के लंबवत हुई विकृति मतलब कि माप में परिवर्तन। ठीक है, तो हम माप में परिवर्तन को ही हम विकृति कहते हैं। तो अब देखिएगा समझिएगा नेक्स्ट टाइप है जो लेटरल स्ट्रेन। तो देखिएगा लेटरल स्ट्रेन मतलब पार्श्व विकृति होता है। तो अब पार्श्व विकृति समझिएगा क्या है, इसी फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि अनुदैर्घ्य अक्ष के लंबवत उत्पन्न विकृति को ही हम पार्श्व विकृति कहते हैं। अब देखिएगा समझिएगा अनुदैर्घ्य अक्ष क्या होता है, तो अभी हमने बताया अनुदैर्घ्य विकृति के अंतर्गत अनुदैर्घ्य अक्ष होता है। अब देखिए मान लीजिए कोई फिगर आकृति है। अब देखिएगा जो फोर्स कार्य कर रहा है, देखिएगा अनुदैर्घ्य अक्ष ही है, यही अनुदैर्घ्य अक्ष के परितः कार्य कर रहा है ना। तो हमने क्या बताया, विकृति जब जो पार्श्व विकृति होती है वह अनुदैर्घ्य अक्ष के लंबवत उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसमें आप डिफिनेशन में क्या कहेंगे आप, कि पार्श्व माप में परिवर्तन तथा प्रारंभिक माप को ही हम पार्श्व विकृति कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इस फिगर से आप नहीं समझ पाए होंगे, तो इस प्रकार समझिएगा। अब देखिएगा कि इसे ईडी से प्रदर्शित करते हैं। अब ईडी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, तो देखिएगा माप में परिवर्तन, माप में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो पूरी माप क्या है, डी। ठीक है, अब परिवर्तन कितना हो रहा है, डी माइनस डेल्टा डी। तो अब माइनस घटा दीजिए, डी माइनस डेल्टा डी। ठीक है, अपान प्रारंभिक माप क्या है, डी है। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं इसको, डी माइनस डी प्लस डेल्टा डी अपान डी, डी डी से कैंसिल,
तो ईडी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा डी अपॉन डी। ठीक है, यही है पार्श्व विकृति। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिएगा लेटरल स्ट्रेन देख लिया हमने। अब बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आयतनात्मक शियर स्ट्रेन। अब देखिए कर्तन विकृति क्या है, तो कर्तन भार के कारण जो उत्पन्न विकृति है कर्तन विकृति है। ठीक है, देखिएगा थर्ड है टाइप शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या है, इसका डिफिनीशन समझिएगा कि कर्तन भार शियर फोर्स के कारण उत्पन्न जो माप में परिवर्तन है वही कर्तन विकृति है। ठीक है, तो कर्तन विकृति क्या समझे आप, कि कर्तन भार के कारण माप में जो परिवर्तन हो रहा है उसे ही कर्तन विकृति कहते हैं। ठीक है, वही वही गुण वही प्रवृत्ति जो काटने वाली हो। ठीक है, तो जो विकृति उत्पन्न हो रही है, मतलब कि अगर से कोई बीम है कट रही है, ठीक है, कट गई, उसके बाद जो वही जो माप लिए हम कितना कटा है कितना टूटा है उसी को हम कर्तन विकृति कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा फोर्थ टाइप है नंबर 4 वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आयतनात्मक विकृति। तो हमने देखिए फिगर बनाया है। अब देखिएगा फोर्स काम कर रहा है इसके। ठीक है, अब देखिएगा तीनों डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, 3D। तो 3D फिगर इस बोर्ड पर नहीं बन सकता है। ठीक है, अब इस प्रकार समझिएगा कि मान लीजिए यह एक्स एक्सिस हुआ और यह वाई एक्सिस हुआ। ठीक है, अब देखिएगा जो जेड एक्सिस होता है इसके लंबवत होता है, मतलब कि एक्स वाई जेड जो तीनों डायरेक्शन होते हैं एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो अब देखिएगा जो जेड एक्सिस होगा यह कुछ ऐसे होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप समझिएगा कि तीनों डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिएगा इसका डिफिनीशन क्या आप बोलेंगे आयतनात्मक विकृति का, कि किसी वस्तु में होने वाले प्रारंभिक किसी वस्तु में होने वाले आयतन में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम आयतनात्मक विकृति कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या, कि आयतन में परिवर्तन जो रहा है और प्रारंभिक आयतन वही नियम है। क्या नियम है, कि जो माप में परिवर्तन हो रहा है और प्रारंभिक माप है उसी की अनुपात को हर जगह हम वही विकृति कहेंगे। विकृति मतलब होता ही यही है कि माप में जो परिवर्तन हो रहा है और जो प्रारंभिक माप है उसी के अनुपात को हम विकृति कहते हैं। अब देखिएगा इसके पहले नाम आ गया लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य, तो अनुदैर्घ्य विकृति हो गया। इसके अनुदैर्घ्य अक्ष सीधे अच्छी भार के कारण विकृति उत्पन्न हो रहा है तो अनुदैर्घ्य विकृति। और देखिएगा पार्श्व जो अनुदैर्घ्य अक्ष के लंबवत जो विकृति उत्पन्न हो रही है उसे पार्श्व विकृति कर रहे हैं। कर्तन भार के कारण जो उत्पन्न हो रही विकृति उसे कर्तन विकृति कर रहे हैं। और देखिएगा आयतन के कारण जो उत्पन्न हो रही विकृति उसे आयतन विकृति कहते हैं। ठीक है, तो मतलब नाम चेंज है बस, और उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग, और बाकी जो डिफिनीशन है विकृति क्या होता है तो हमने आपको समझा दिया। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है पाइजन अनुपात, पाइसन अनुपात या पाइजन अनुपात। आप प्रोनाउंसिएशन जो आप कर अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों पाइसन अनुपात। आप जो भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं करिएगा। तो पॉइजन रेशियो क्या है इसका डिफिनीशन समझते हैं, क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा पाइसन अनुपात किसे कहते हैं, तो पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को हम पाइसन अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या समझे कि किसी छड़ पर अच्छी भार के कारण उत्पन्न पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को हम पाइसन अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो पाइसन अनुपात होता है उसे 1/m से डिनोट करते हैं। ठीक है, या म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और देखिएगा आगे हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ध्यान पूर्वक इसको समझिएगा क्योंकि इसका यूज होगा दोस्तों। और पाइजन अनुपात ही कंफ्यूज करता है, पाइजन अनुपात को जो वैल्यू दे देता है वो कंफ्यूज हो, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि देखिएगा डिनोट इसको कर रहे हैं 1/m से। ठीक है, और जो वैल्यू दे दिया जाता है जिसे 0.4 दे दिया 0.3 दे दिया, तो अब देखिएगा इसका वैल्यू भी देख लीजिए कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर
अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहले देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन है, वहां से जाके पहले देखिए कि प्रत्यास्था हमने पढ़ाया है, प्रत्यास्था सीमा क्या है, प्रत्यास्था क्या है, तो हमने वहां बताया। तो अब देखिएगा प्रत्यास्था सीमा के अंदर जो इसकी वैल्यू होती है 1/4 से 1/3 के बीच में होती है। किसकी वैल्यू होती है? पॉइसन अनुपात की वैल्यू। ठीक है, तो वही हम बता रहे थे कि यदि क्वेश्चन में दे दिया 0.4 0.5, तो अब जो वैल्यू होगी पॉइसन अनुपात, तो उसको जो डिनोट करेंगे, जिससे प्रदर्शित करेंगे, जिससे 0.4 है, दे दिया 0.4 वैल्यू दे दिया, तो अब इसको क्या लिखेंगे हम? तो जो डिनोट करेंगे यह किसकी वैल्यू है? तो यह यम की वैल्यू नहीं है, यह म्यू की वैल्यू है, लेकिन यम की वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप इसे डिनोट किससे कर रहे हैं? 1/m से। तो यह जो वैल्यू आई है वह 1/m इक्वल टू 0.4 दिया है। ठीक है, और अगर से आपको यम की वैल्यू चाहिए तो इसको उल्टा करना होगा। ठीक है, तो 1/0.4 होगा। ठीक है, तब यहाँ यम की वैल्यू जो भाग देंगे, भाग देने के बाद आएगा। ठीक है, अब देखिएगा कि क्या लिख सकते हैं हम पॉइसन अनुपात को। तो अब इस फिगर से माध्यम समझिएगा, हमने अभी समझाया कि मान लीजिए कोई ये आकृति है, इस पर टेंसर मान लीजिए कोई आकृति है, इस पर टेंशन फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, बाहर की तरफ दोनों ओर अपोजिट साइड में। अब देखिएगा मान लीजिए प्रारंभिक लंबाई यल है, और जो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, अनुदैर्घ्य विकृति जो उत्पन्न हो रही है वह डेल्टा यल की हो रही है, और जो पार्श्व विकृति उत्पन्न हो रही है डेल्टा डी की विकृति उत्पन्न हो रही है पार्श्व में। तो अब देखिएगा अनुदैर्घ्य विकृति क्या लिखेंगे आप? यल इक्वल टू क्या लिखेंगे? डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, और देखिएगा ई डी इक्वल टू क्या लिखेंगे? डेल्टा डी बाई डी। ठीक है, अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू पॉइसन अनुपात डिफिनीशन, तो पार्श्व विकृति बटे अनुदैर्घ्य विकृति। ठीक है, तो अब इसको आप लिख सकते हैं अनुदैर्घ्य विकृति इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? देखिएगा अनुदैर्घ्य विकृति इक्वल टू 1/m इंटू पार्श्व विकृति लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा वैल्यू रखिए, अनुदैर्घ्य विकृति की वैल्यू क्या है? डेल्टा एल बाई एल 1/m गुणे डेल्टा डी बाई डी। ठीक है, अब देखिएगा जो पॉइसन अनुपात जो वैल्यू लिया जाता है वह हमेशा माइनस में लिया जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं पॉइसन अनुपात? डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू -1/m इंटू डेल्टा डी बाई डी। ठीक है, इसको आप नोटिस करिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इसका यूज होगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ पाएंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, विश्वास मानिए नहीं कर पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको इंपॉर्टेंट समझिएगा और ध्यानपूर्वक समझिएगा कि हमने क्या निकाला है, पॉइसन अनुपात निकाला है। पॉइसन अनुपात क्या होता है? तो वही चीज कि पार्श्व में सीधे अच्छी भार के कारण वही अच्छी भार, यही बार बार आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। तो अच्छी भार मतलब वही जो अक्ष पर कार्य कर रहा है फोर्स, तो सीधे अच्छी भार के कारण जो पार्श्व में विकृति उत्पन्न हो रही है, जो और जो अनुदैर्घ्य विकृति उत्पन्न हो रही है, उसी के अनुपात को हम पॉइसन अनुपात कहते हैं। ठीक है, इतना कंफर्म हुआ आपको पॉइसन अनुपात तक? पॉइसन अनुपात डेल्टा एल बाई एल लिख सकते हैं क्या? -1/m इंटू डेल्टा डी बाई डी। ठीक है, और जो माइनस वैल्यू लिया जाता है हमेशा पॉइसन अनुपात को माइनस में लिया जाता है। ठीक है, पॉइसन अनुपात को माइनस में लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मॉडुलस के बारे में, हुक्स लॉ के बारे में, प्रत्यास्था सीमा क्या होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये सब हम डिस्कशन करेंगे। चलिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करिए, महिला आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।